हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए टैक्सेशन का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। होप कि आप सभी ने पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, टैक्सेशन की इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। और सेकंड पार्ट जो मतलब कि प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। होप कि आप सभी ने देख लिए होंगे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हैं। तो आज हम टैक्सेशन में बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब कि क्या आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन आपने किस रेट से टैक्स पे करना है। आर यू एनआरआई की आप रेजिडेंट है। हमने इस वीडियो में आपको पूरे क्लॉजेस, पूरे प्रोविजंस के बारे में पता चल जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक टर्म रह गई थी, तो इसे मैं उसमें बता देता हूं। दैट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसेट्स है क्या। सर एसेट्स वो हैं जिसके हम मालिक हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, आपकी कोई कार है, कोई व्हीकल है, ये सब कुछ आपकी क्या है, एसेट है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, इनकम टैक्स में इसका बड़ा काम है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। आगे आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा। और साथ में इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट इज ए ग्रुप ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है, एसेट्स का ग्रुप है विद इन ए क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है, जिसमें कंप्राइज करते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, in respect of which same percentage of depreciation is charged। मतलब कि जितनी भी मशीन्स हैं, मशीन्स आपको पता है जो बड़ी फर्म्स होंगी उनके पास हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स होती हैं। उन मशीन्स का भी एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया जाता है जिनके ऊपर सेम परसेंटेज लगती है। जिनके ऊपर सेम परसेंटेज लगनी है उन एसेट्स को हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ ऐसे, ऑल मशीन्स हैविंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड फॉर्म वन ब्लॉक ऑफ एसेट। जितनी भी मशीन्स पे 15% टैक्स लगेगा वो उनको आप एक ग्रुप में लग दो, उसे हम पहला ब्लॉक बोलेंगे। कि जितनी भी मशीन्स होंगी जिन पे 40% डेप्रिसिएशन लगेगा उन्हें आप सेकेंड ब्लॉक में रख दो। तो ये होता है आपका ब्लॉक ऑफ एसेट, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एसेट्स। ठीक है, होप की क्लियर होगा क्या होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स। यही होता है ब्लॉक ऑफ एसेट जिसमें आप सारी एसेट्स आपके जिन पे सेम रेट लगना है उन्हें आप एक ग्रुप में डाल देते हो, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपने इधर से पता करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। वैसे मोस्ट ऑफ यू आप सब नागरिक होंगे, लेकिन कुछ आपके ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो नहीं होंगे। तो अभी आपको मैं बता देता हूं क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। अब आपको पता है 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट, जिसे आप एनआरआई भी बोलते हो। कुछ दिन इधर तो कुछ दिन बाहर, है ना। तो हमने पता करना है मैं टैक्स के प्रोस्पेक्ट से क्या रेजिडेंट हूं कि नहीं हूं। अगर मैं रेजिडेंट हूं तो कौन सा रेजिडेंट हूं, क्योंकि रेजिडेंट को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया इन्होंने, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट को भी 2 पार्ट में बांटा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस चीज को समझने के लिए आपको इनकी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या कंडीशंस रहती है कि मैंने इस इंडिया का, इस देश का नागरिक बनना है। तो आगे ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रेजिडेंट अगर आपने बनना है, इस देश का नागरिक आपने बनना है, तो हमें क्या करना है। अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। मतलब कि मैंने नीचे 2 कंडीशन लिखी हैं, दोनों में से कोई एक, ध्यान से समझना, नीचे मैंने 2 कंडीशन लिखी हैं, दोनों में से कोई एक अगर वो इंसान कंडीशन फुलफिल कर देता है देन ही इज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई एक,
तो क्या है वो कंडीशन, ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन वो कहता है स्टे इन इंडिया फॉर ए ईयर इज 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कि पिछले साल, प्रीवियस ईयर क्या था, पिछला साल, जिसके ऊपर हमने टैक्स असेस करना है, पढ़ा था लास्ट वीडियो में, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, वही है। पिछले साल, साल में कितने दिन होते हैं सर? दिन होते हैं 365। पिछले साल वो 182 डेज या उससे ज्यादा इस देश में होना चाहिए। 365 का मतलब क्या हो गया इसका? 365 का आप आधा कर सकते हो तो अराउंड 182 ही हो जाता है। तो आपने ऐसे ही याद रखना है, इसका हाफ 182 या 182 से ज्यादा पिछले साल इधर इंडिया में वो रहा होना चाहिए। या तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, फिर तो या तो उसका स्टेटस होना चाहिए स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 365 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि पिछला साल, जो इसका पिछला साल है जिसका हमने टैक्स निकालना है, उस साल में 60 दिन या 60 से ज्यादा होना चाहिए। 60 दिन, मिनिमम 60 डेज। साथ में सिर्फ ये नहीं, साथ में उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज होने चाहिए। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इस कंडीशन को, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये वाला साल आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया समझ लो असेसमेंट ईयर। इसके पिछले वाला साल क्या आ गया सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो होना चाहिए 60 डेज। प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? वो 60 डेज इधर होना चाहिए। और साथ में पिछले 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इन चारों को मिलाकर 365 डेज होना चाहिए वो इंडिया में। ये कंडीशन कहता है 365 मिनिमम, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, शॉर्टकट में आप लिख लीजिए 60 प्रीवियस ईयर पीड बाय, ठीक है, प्लस 365 प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिए। पिछले साल या तो वो 60 दिन होना चाहिए, या तो उस साथ में उसके 4 साल पहले भी 365 डेज रहा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे देन ही इज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर तो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अगर तो इन दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी सर पिछले साल में 6 महीने इधर होना चाहिए, 6 महीने मतलब 182 डेज, 182 डेज इधर होना चाहिए। अगर तो नहीं है तो ये वाली कंडीशन कैंसिल। सेकंड कंडीशन में वो कहता है सर पिछले साल वो 60 डेज होना चाहिए और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन भी नहीं होती तो इसे भी आप कैंसिल कर दो। अगर आपकी दोनों कंडीशन कैंसिल हो जाती है देन ही इज योर नॉन रेजिडेंट, देन ही इज योर नॉन रेजिडेंट। अगर एक भी कंडीशन टिक हो जाती है, इन दोनों में से समझ लो ये वाली टिक हो जाती है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये वाली क्रॉस भी होती है, ये वाली टिक होती है, तब भी वो रेजिडेंट कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन उसने पार करनी है और वो इस देश का नागरिक बन जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया रेजिडेंट को भी 2 टाइप में बांटा है। इंसान अब नागरिक तो बन गया, रेजिडेंट तो बन गया, अब पता करना है क्या वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये आपको पता करना, ठीक है। अगर तो पहली 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक फॉलो कर ली तो रेजिडेंट होगा। अब सॉरी, अब हमने पता करना है कि वो रेजिडेंट तो बन गया है, क्या वो अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है, वो पता करने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। अब आपने याद रखना है जितनी देर इंसान रेजिडेंट नहीं बनेगा तब तक वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता। मतलब सबसे पहले उसे इस फेज से निकलना पड़ेगा, इन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है अब स्टेप नंबर 2, डिटरमाइनिंग वेदर रेजिडेंट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
ठीक है, तो क्या कंडीशन रहती है इसके लिए? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई बोथ, इसमें बोथ वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब नीचे जितनी भी दो कंडीशन है दोनों के दोनों जब वो फुलफिल करेगा तब हम बोलेंगे दैट ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक भी कैंसिल हो जाती है देन ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो क्या है वो दो कंडीशंस, ध्यान से समझिएगा। दो कंडीशंस इसमें आ जाती हैं, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट ईयर। मतलब कि अभी वाला जो साल चल रहा है इसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर, इसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए, पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो 2 सालों में वो रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने ऊपर 2 कंडीशन पढ़ी, मतलब हम ना पिछले 10 सालों का उसका खाता खोलेंगे। हां जनाब आप कितने दिन रहे हैं इधर, 10 सालों में से किसी भी 2 सालों में ऐसा हो गया कि वो 182 डेज रहा है या तो 60 डेज रहा है और साथ में 4 प्रीसीडिंग ईयर्स रहा है, इन 2 कंडीशन में से किसी भी 2 सालों में उसने फुलफिल कर ली तो हम बोलेंगे दैट ही फुलफिल्स द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, पिछले 10 सालों में 2 सालों में वो एक रेजिडेंट होना चाहिए। साथ में सेकंड कंडीशन इसमें कहती है हिज स्टे इन इंडिया इज फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट ईयर। और साथ में पिछले 10 सालों में तो 2 साल में वो नागरिक होना चाहिए, साथ में पिछले 7 सालों में 730 दिन इधर होना चाहिए। ये कंडीशंस आप लिख लो, ये आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसका मैं और आसान तरीका बताता हूं, 730 डेज आपके हो जाते हैं 2 years, पिछले 7 सालों में 2 साल इधर होना चाहिए, ठीक है, और साथ में पिछले 10 सालों में 2 साल इधर नागरिक होना चाहिए। इसका यह मतलब है अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं देन ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो मैंने ये कंसेप्ट क्यों समझाया आपको, इसके रिलेटेड बड़े ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं, आपको कंडीशन के रिलेटेड एमसीक्यू दिख सकता है जब आप एग्जाम दोगे बाद में। ये मैंने माना कि थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है लेकिन मैं चाहता हूं आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये नहीं कि आप तक कुछ पॉइंट ऐसा रह जाए और एग्जाम में वैसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो आपने अपनी ओर से पूरी प्रिपरेशन करके जानी है। आप जो बुक कंसल्ट कर भी रहे हैं वो देख सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको बड़े ज्यादा बुक में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी करा दूंगा जब हम एमसीक्यू सीरीज लेंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको एक शॉर्टकट फिर से बता देता हूं, शॉर्टकट में कि क्या था। सर हमने पता करना है दैट वी आर रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट, तो क्या कंडीशन रहती है? पहली कंडीशन ये रहती है रेजिडेंट बनने के लिए हमें किसी 2 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में पास होना है। अगर हमने रेजिडेंट बनना है तो क्या कंडीशन रहती है सर? उसमें कंडीशन ये रहती है कि हमारा पिछले साल 6 महीने हम इधर होने चाहिए। 6 महीने मतलब 182 डेज, 6 मंथ मतलब कि 182, 365 का आधा 182, या और वर्ड लिखा है, ठीक है, या पिछले साल में एकदम 60 डेज होना चाहिए या साथ में पिछले 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी रेजिडेंट बनने की कंडीशन। अगर तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दोनों को क्रॉस लग जाता है तो हम नॉन रेजिडेंट हैं। अगर किसी एक को भी टिक लग जाता है देन वी आर रेजिडेंट। अब भी हम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट बने, अब पता करना है कि हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए पता करने के लिए कंडीशन है, अगर हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है ये दोनों कंडीशंस हमने फुलफिल करनी है। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं? पिछले 10 सालों में 2 साल हम इधर नागरिक होने चाहिए, दैट इज रेजिडेंट होने चाहिए, और
पिछले 7 सालों में हमारा इधर स्टे 730 डेज होना चाहिए। तो ये थी कंडीशन। दोनों में से किसी एक में भी क्रॉस लग गया तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। और साथ में अब आपको एक और मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, डैट नोट डाउन कर लीजिए इसे, बोथ द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल आर काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। मतलब कि जब आपने इंडिया को छोड़ा, इधर से प्लेन पकड़ा, और जब आपने इधर इंडिया में अराइव किया, वो दोनों डेज को हम इंक्लूड करते हैं। आपने ये नोट डाउन कर लो, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब ये आपको देखो इन शॉर्ट में क्या लिखा है मैंने, फिर से पढ़ लेते हैं। इफ ए इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन और बोथ द कंडीशन ऑफ स्टेप 1, जो हमने स्टेप 1 ऊपर किया, एनी वन या दोनों कर दिया तो बड़ा अच्छा है, एक भी कर दिया उससे भी काम चल जाएगा, तो वो एक नागरिक कहलाएगा। एंड सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑफ स्टेप 2, देन ही इज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा हूं, इफ ए इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन और बोथ द कंडीशन एट स्टेप 1 एंड नन और वन कंडीशन स्टेप 2, देन ही विल बी अ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब कि पहली स्टेप में उसने दोनों कंडीशन फॉलो कर ली, दोनों या एक भी चल सकती है, एक से भी काम चल जाएगा। लेकिन जो दूसरी स्टेप वाली कंडीशन थी उसमें से एक भी नहीं हुई ना, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, दोनों फुलफिल करनी है उसमें। थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूं, इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन स्टेप 1, देन ही विल बी नॉन रेजिडेंट। मतलब जो हमने स्टेप 1 कंडीशन पढ़ी, स्टेप 1 ये कंडीशन हमारी रही, इसमें अगर उसने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, कोई भी, तो तब वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। होप कि अब आपको क्लियर होगा। आपने ये कंडीशंस नोट डाउन कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू दिख सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। ये मत सोचो कि डिफिकल्ट है तो हम इसे छोड़ सकते हैं, वो आप ही के लिए लॉस रहेगा। तो मैं अपने एंड से पूरी मेहनत करा रहा हूं, अब मुझे भी आपकी ओर से रिजल्ट चाहिए। तो आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, और वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। उसमें हम पता करेंगे कि इनकम टैक्स की क्या स्लैब चल रही हैं, आपकी इनकम पे आपको कितना टैक्स लगना चाहिए। आपको मैं ऐसा ट्रेन कर दूंगा, आप अपनी इनकम पे खुद टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप खुद पता करेंगे कि मैंने कितना टैक्स पे करना है, और उतने की आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो गाइस हम आज की अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, एंड शुभ रात्रि।